जय हिंद दोस्तों, मैं निर्मल आपका स्वागत करता हूं एनजे हिंदी एकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी को आज 14 सितंबर है, तो हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, पिछले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार का शब्द का क्या अर्थ होता है, अलंकार में कितने प्रकार है और उन प्रकारों में शब्दालंकार के कुछ हमने प्रकार देखे थे ना। जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और इस तरीके से सारे अलंकार के प्रकार हमने देख लिए थे पिछली क्लास में। आज हमारी जो क्लास है वो अर्थालंकार पर बात करेंगे और अर्थालंकार के जो 5 प्रकार है वो 5 प्रकारों को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो अर्थालंकार क्या होता है और अर्थालंकार के जो प्रकार हैं, इन सबको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहली बार और अंतिम बार आप आज अलंकार पढ़ोगे, इसके बाद कभी अलंकार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, अलंकार की बात करते तो अलंकार का अर्थालंकार की बात करते तो अर्थालंकार की चीजें होती है कि अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। शब्दालंकार में क्या हो रहा था, शब्द के आधार पर, यानी कि कोई वर्ण बार बार हो रहा था, कोई शब्द बार बार आवृत्ति हो रही थी, या एक शब्द एक बार आ रहा था अर्थ अलग निकल रहे थे, एक शब्द कई बार आ रहा था अर्थ एक ही निकल रहे थे, इस प्रकार की चीजें हो रही थी, वो शब्दालंकार में हो रही थी। बात कर रहे अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ से ही शब्द से ही पता चल रहा है कि अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार होता है। अर्थ अलंकार में अर्थ विशेष के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, यानी काव्य में सुंदरता। क्योंकि अलंकार का मतलब ही क्या है, अलंकार का काम ही है कि काव्य में सुंदरता बढ़ाए, काव्य को सौंदर्य करे या सुंदरता बढ़ाए। तो अर्थालंकार अर्थ के विशेष के आधार पर, अर्थ विशेष के आधार पर काव्य में अलंकार की शोभा बढ़ाए, ये हमारा यहाँ पर इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी होती है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम कि इसके प्रकार। तो अर्थालंकार के कुछ 5 प्रकार है, ये आपको याद रखना है। 5 प्रकारों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को समझने के लिए आपको विशेषण, विशेष यानी कि तुलना करने वाली जो होती है, उपमा, उपमक, ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, किसमें, उपमा अलंकार में। जैसे उपमा अलंकार की पहचान या ट्रिक हमने यहाँ पर है, उसमें बताया गया है कि उपमा अलंकार को कैसे पहचान सकते हो। तो उपमा अलंकार को पहचानने के कुछ शब्दों की ट्रिक भी मैं आपको दूंगा, ताकि अगर उस पंक्ति में वो शब्द आ रहे हो तो आप डायरेक्ट बता दो यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है, या कुछ ऐसी ट्रिक मेरे पास है जो आप डायरेक्ट बता पाओगे कि हाँ यहाँ पर तो यही चीज आ रही है ना। जैसे यहाँ पर लिखा, जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी कि डेस आए, योजक चिन्ह यानी डेस आए और उसके बाद तुरंत बाद तुलनावाचक शब्द जैसे सा, सी, से, सम, यानी कि किसी चीज की तुलना हो जाए, पहले तो योजक चिन्ह आए और उसके तुरंत बाद सा, सी, से, सम, सरिस, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो। इनसे क्या पता चलता है, सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों से, इससे तुलना का पता चलता है कि किसी चीज की या किसी वस्तु की तुलना आप किसी और वस्तु से कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार के अगर सा, सी, से, सम, सरिस शब्द किसी पंक्ति में आए तो आप आंख मीचकर वहां पर उपमा अलंकार लगा सकते हो। लेकिन शर्त क्या है इसकी, शर्त भी देख लो, हर योजक चिन्ह वाला उपमा नहीं होगा, यानी कि योजक चिन्ह वाला उपमा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, योजक चिन्ह के बाद अगर सासी से सम सरिस अगर आ रहा है तो फिर वो अवश्य ही आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे अर्थ क्या है उपमा का ये देख लो, 2 वस्तुओं में तुलना करना, मैंने अभी बताया कंपैरिजन करना या तुलना करना। जैसे कि भाई मैं कह रहा हूं कि यार किसी भी चीज की तुलना कर रहे हो, कि जैसे मैंने कहा किसी लड़की से कि यार तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद से सुंदर है, तो मैं चांद से भी सुंदर बता रहा हूं, या फिर मैं बता रहा हूं कि चांद सा तुम्हारा चेहरा है, यानी कि मैं चांद से तुम्हारी तुलना कर रहा हूं। तो मैं किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से कर रहा हूं, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु जैसा बताया जाए, जैसा ही बताया जाए। यहां पर याद रखना, उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा ही बताया जाएगा, है ना। यहां पर उस प्रकार की चीजें आएगी, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, वहां पर आपका क्या होगा, उपमा अलंकार। इसको एग्जाम्पल से समझ लो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। आपने किसी लड़की को कहा कि तुम्हारा मुख तो क्या है, चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी जितना सुंदर चंद्र दिखता है, चांद दिखता है, उतना सुंदर तुम्हारा मुख दिख रहा है। तो मुख का यानी चेहरे की तुलना चंद्र से हो गई, यानी आप एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कर रहे हो, तो क्या हुआ, उपमा अलंकार हुआ। मेरे भाई यहाँ पे सा भी आया, अगर ये ऐसा तुलना करने वाला सिस्टम समझ में ना आए तो मैंने सा, सी, सम, सरिस बताया हुआ है, और उस पंक्ति में सा, सी, सम, सरिस देख लेना, और मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि आप आंख मिच कर लगा देना, उपमा अलंकार है और कुछ नहीं देखना है वहां पर। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आया, या फिर आपने किसी व्यक्ति की चेहरे की, कहते हो ना अपने
किसी फ्रेंड से कि तेरा चेहरा तो चांद सा चमक रहा है, उसको मनाने के लिए तो कभी कभी कह ही देते हो। तो ये चीज़ें होती है, तो आप तुलना कर रहे हो ना। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। दूसरा, कर कमल सा कोमल, तुम्हारा जो हाथ है वो कमल के फूल जैसे कोमल है, तो यानी तुम कमल के फूल से तुम उसके हाथों की तुलना कर रहे हो किसी के ना, कि कर कमल सा कोमल, हाथों की तुलना कमल से की जा रही है। बड़े कोमल हाथ है, क्योंकि कमल का फूल कोमल होता है, मुलायम होता है, और उसके हाथ भी क्या, कोमल और मुलायम, तो तुम तुलना कर रहे हो ना। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यानी टीले की तुलना हाथी से की जा रही, किसकी की जा रही है, टीले की। और मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, है ना। तो यहाँ पर पहले तो यार देखो, तुलना कर रहे हो, ये समझ में आ जाए वाक्य में तो ठीक है, और ना आए तो मैंने कहा सा सम सरीस जैसे शब्द अगर आ रहे तो आंख मिच कर लगा देना, उपमा अलंकार है। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, किसी की तुलना, किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आंख मिच कर लगा देना यार कि यहाँ पे सा सी सम सरीस कुछ आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो उपमा अलंकार लगना, ज़्यादा टेंशन दिमाग पे लेने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चुटकियों में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चांद सी उजली जाली, चांद सी उजली जाली, सी आया, ठीक है ना, सी आया, लगा दो भाई उपमा अलंकार। फिर आता पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर भी तुलना आ रही है। या फिर तुलना छोड़ो, तुलना करना नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो उस वाले कॉन्सेप्ट को, साथ ही सम सरिस वाला कॉन्सेप्ट लाओ। सरिस आया, आंख मीच के उपमा लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। और दुनिया के जितने वाक्य बनेंगे साथ ही सम सरिस आएंगे, आंख मीच के लगा देना, टेंशन वाली बात ना, कोई टेंशन ना होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो, आया उपमा अलंकार। जीवन में कभी ना भूलोगे उपमा अलंकार, याद रखना। या तो तुम किसी से तुलना कर रहे हो, करते हो ना, कि तेरा चेहरा तो, कि तेरी झील सी आंखें, है ना। तो आंखों की तुलना किससे कर रहे हैं, झील से, कि भाई इतनी गहरी लग रही है कि डूब जाते हैं हम, है ना। तो वो चीज़ें हो रही है, तो तुलना कर रहे हो या तो तुम, या फिर सासी सम सरीस आ रहा है, तो लगा दो कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। चलो, खत्म हुआ। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उपमा रूपक अलंकार की पहचान क्या है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन उसके बाद सा सी सम सरीस जैसे तुलनात्मक शब्द ना आए, यानी कि, चलो इसको छोड़ो, ये समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ चुटकियों में क्या होगा आपको, है ना। पहला अर्थ इसको समझ लो। इसमें उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के का रूप दे दिया जाता है, वह वही है, ऐसा भाव होता है। जैसे कि इससे पहले आप क्या कह रहे थे, इससे पहले उपमा अलंकार में क्या कह रहे थे, उपमा अलंकार में कह रहे थे कि तुम्हारा चेहरा है वो चांद सा है, चांद सा सुंदर है। अब तुम ये नहीं कहोगे, अब कहोगे मुझे चांद खिलौना ही चाहिए, यानी कि वो वस्तु ही चाहिए मुझे अब, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर रूपक में, क्या वो वस्तु ही, यानी भेद, उपमा और उपमेय और उपमान का यानी तुलना करना, और जिसकी तुलना कर रहे हो दोनों भेद रहित भेद रहित हो जाता है। यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, यानी कि तुम उस वस्तु को ही मान लेते हो, है ना। अभी भी समझ में नहीं है, रुको 2 सेकेंड, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उपमा और उपमेय में अंतर क्या, पहले ये समझ लो। उपमा में क्या हो रहा था, तुम वैसे हो, यानी तुलना हो रही थी कि तुम चांद से हो, तो तुलना हो रही है। जबकि रूपक में क्या हो रहा है, तुम वही हो, यानी अभेद आरोपित हो रहा है कि अब तुम वही हो, मुझे तो तुम वही दिख रहे हो ना। अब यहाँ पर तुलना नहीं करोगे, तुम चांद सा सुंदर हो, तुम तो भाई चांद ही हो हमारे, है ना। तो इस प्रकार की तुलना होती है, तो इस प्रकार को रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल समझना बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि मैया मैं तो चंद खिलौना ही लूँ। अब कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मुझे चांद सा खिलौना चाहिए, नहीं, मुझे तो चंद खिलौना ही लूँ, मुझे चंद्रमा ही चाहिए। अब यहाँ पर वो वही चीज़ चाहिए जो इससे पहले तुम तुलना कर रहे थे, अब वही चीज़ उसको चाहिए, यानी वही चीज़ उसको चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की चीज़, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर चरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरण जो है वो कमल ही है अब, ठीक है। जैसे राम कृष्ण भव निशा, यहाँ भव को निशा का रूप दे दिया गया है कि राम कृपा भव निशा, तो यहाँ जो भव है वो किसका, निशा का रूप दे दिया है। तो कुल मिला के रूपक अलंकार में एक चीज समझना, अगर मैं एक शब्द में आंसर दूं कि रूपक अलंकार क्या होता है, तो यहाँ पर ये देख लेना, सिर्फ इनके वाक्यों में देख लेना कि यहाँ पर जो चीजें है सा सी से सम सरिस नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये याद रखना, ये शब्द नहीं आने चाहिए। दूसरी बात ये याद रखना यहाँ पर कि सर रूपक आया है, यानी कि यहाँ पर अब वही चीज हमें चाहिए, या वही चीज है, यानी कि जिसकी तुलना हम पहले कर रहे थे, अब वो चीज ही हमें चाहिए, या उसी चीज को ही हम बताएंगे,
आएंगे अब यहाँ पर, अब हम तुलना नहीं करेंगे, अब वही चीज़ हमें चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही लूँ तो मुझे चांद ही चाहिए, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो रूपक अलंकार आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की ट्रिक क्या है कि जब पंक्ति में ज्यों त्यों मानव मनु जानो जनु मनु जनु इस प्रकार के शब्द अगर आ जाए तो आंख मिचकर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। हर पंक्ति में आपको जयो तयो मानव मनु जानो जनु मनो मन जनो इस प्रकार के शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलो उत्प्रेक्षा का अर्थ तो समझ लो पहले क्या होता है। ये शब्द एक वस्तु से दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना को दर्शाते हैं। मतलब जहां पर आपको उन वाक्यों में ऐसा लगे कि मानो मुझे ऐसा लग रहा है, मानो मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि तुम ऐसी तुलना करो किसी व्यक्ति से कि तुम कंफर्म 100% श्योर नहीं हो, लेकिन तुम कह दो कि यार मानो मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम उसमें संशय में हो लेकिन संभावना तो तुम व्यक्त कर रहे हो, वहां पर कल्पना तो कर रहे हो लेकिन वो किसमें संशय में कर रहे हो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सा ये शब्द रट लेना, जयो तयो मानो मनु जानो जनो मनो जनो। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आ रहे तो आंख मिचकर उत्प्रेक्षा लगा देना, है ना। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, जनु शब्द आया, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। या फिर नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसके नेत्र जो है कमल है। मानो शब्द आया है यानी आंखों में कमल होने की संभावना है, या आंखें कमल जैसी सुंदर दिखने की संभावना है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि हम तुलना करते ना कि हिरणी जैसी नेत्र, हिरण जैसी नेत्र की हम तुलना करते तो कि मानो ऐसा लग रहा है ना। तो सेहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी कोई आपके सामने कोई व्यक्ति काले रंग का व्यक्ति पीले वस्त्र पहन के जा रहा है तो आपको मानो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति किसके जैसा दिख रहा है, ये व्यक्ति कृष्ण के समान दिख रहा है। तो आप यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग कर रहे हो, यानी ऐसा लग रहा है। मानो वो हमें क्या लग रहा है, वो हमें श्याम जैसा सुंदर दिया, श्याम ही हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मानो जनु जनो मानव जनो जानो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा होगा। क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये याद रखो, ये दिमाग में बिठा लो कि जहाँ पर हमें कोई चीज़ों की संभावना या कल्पना होने का व्यक्त हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा। या फिर ये चीजें याद नहीं रख पाते हो तो एक चीज याद रख लो, जयो तयो मानव मनु जानो जनो मनो जनो शब्द आ रहा है तो यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। चलो उसके बाद सबसे इजी अलंकार मैं आपको बता देता हूं, अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में बड़ा चढ़ाकर चीजें कही जाए वो आपका क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार। क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार। जहां पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की जाए वो अतिशोक्ति होता है। जैसे पहचानने की ट्रिक है, जब किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, इसमें बात को तिल का ताड़ बना देना जैसे होता है, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर की जा रही बात को हम इजी मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते थे लेकिन उसको तुमने बड़ा चढ़ाकर कह दिया। तो ऐसे प्रकार की चीजों को क्या होता है, आपका अतिशोक्ति में होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब एक महाराणा प्रताप यहाँ पर ये सोच रहे कि यार मेरा जो चेतक है, नदी पूर जा रही है, पानी बहुत तेज बह रहा है, ज्यादा पानी नदी में, तो मैं तो निकल जाऊंगा तैर के, लेकिन घोड़ा कैसे निकलेगा यार उस पार। बस इतनी सी बात उन्होंने सोची अपने दिमाग में, इतने चेतक उस पार चला गया। अब सोचो कितनी अतिशयोक्ति होगी कि भाई राणा मतलब महाराणा प्रताप जैसा बड़ा योद्धा घबरा रहा है तो उसको तैर के पार करने में, तो वहां तक इतना घोड़ा ही पार चला गया, मतलब इतनी बड़ी अतिशयोक्ति हो गई। तो इस प्रकार के अतिशयोक्ति जो शब्द या वाक्य होंगे वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, भाग गए निशाचर भाग, है ना। तो यानी कि कहते हैं कि यार हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली और पूरी लंका जल गई और निशाचर पूरे भाग गए। ये भी एक तरीके से अतिशोक्ति हमारा होता है। तो इस प्रकार के अतिशोक्ति अलंकार होते हैं। जैसे और देखो, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाता हूं। देखो यार इसको इजी तरीके समझो, किसी लड़की को तुम इम्प्रेस करने के लिए उसके बड़े सुनहरे बाल और बड़े खुले हुए बाल देखते हुए कहते हो ना कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब तुम्हारे बाल इतने गहरे हैं कि भाई एक
हम लोग उसमें खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, सूरज रास्ता भूल जाता है अपना। तो कितनी बड़ा चढ़ा कर तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा चढ़ा कर ये बातें कहते ही हो ना, तुम हमेशा कहते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये इंप्रेशन झाड़ने के लिए कहते हो। और अभी तो यो यूट्यूबर वाला ज़माना है, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर अपना वीडियो बनाने के लिए इस प्रकार की पिकअप लाइन या पिन जो भी उस लाइन को वो कहते इसका प्रयोग करते हैं ना। जैसे संदेश मधुबन कूप भरे, इतने संदेश थे कि सारे कुआं भर गया। ये अतिशोक्ति होगी ना कि संदेश मधुबन कूप भरे, यानी इतने संदेश मेरे पास आए कि कुआं ही भर गया। अब ये क्या है, अतिशोक्ति नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? बताओ मुझे अगर क्लियर हो रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर कीजिए, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस चीज़ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आपके कमेंट जरूर आने चाहिए। और जो न्यू व्यूवर्स से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, भाई किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम तैयारी करो जहाँ हिंदी आती है वहाँ पर, या किसी बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हो, आंख मीच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ जो कंटेंट पढ़ाऊँगा बेहतरीन पढ़ाऊँगा, और एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आने लायक होगा, ठीक है। तो न्यू व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों तक शेयर कर दो एक बार, ताकि चीज़ें पहुँचे लोगों तक, है ना। चलो मानवीकरण अलंकार की बात करते हैं। मानवीकरण अलंकार की पहचान के लिए कुछ ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब प्राकृतिक वस्तु, यानी प्राकृतिक वस्तु कैसे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, बादल हो गया, चंद्र हो गया, सूरज हो गया, का निर्जीव वस्तु में मानवीय भाव क्रियाओं का, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पेड़ों से बात करते कि अरे अरे लग गई, मेरे बच्चे को लग गई, तो एक इस प्रकार की जो चीज़ें होती है जहाँ पर जो प्राकृतिक वस्तु है, जो निर्जीव वस्तु है, उनमें मानवीय भावनाओं या मानवीय गुणों का वर्णन वो करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों में या इस प्रकार के वाक्यों में मानवीकरण अलंकार होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है कि कोई निर्जीव वस्तु को अपने एक तरीके से अपने जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, जो निर्जीव वस्तु होती है, उनमें मानवीय भावनाओं की क्रियाओं या गुणों का वो वर्णन किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु को क्या कहते हैं, या इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहते हैं, हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, इस प्रकार की चीज़ों में क्या होता है, फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना। अब ये एक तरीके से मानवीय क्रिया है ना, यानी कि हम किसी प्राकृतिक वस्तुओं में मानव की तरह उसको बता रहे हैं ना। तो इस प्रकार के अलंकार क्या होते हैं आपके, इस प्रकार के अलंकार होते हैं आपके मानवीकरण अलंकार। जैसे दूसरा एग्जाम्पल होता है, चंद्रमा आज उदास है, सूर्य आज बहुत उदास है। तो इस प्रकार के वाक्य जब हम कहते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच कर करती लहरें मधुर गान, यानी कि सागर के उर पर, सागर के तट पर जो लहरें हैं वो नाच नाच कर मधुर गान करती है। अब एक तरीके से लहरें क्या है, निर्जीव ही तो है, पानी है, लेकिन हम उसको एक तरीके से क्या है, मानव की कल्पना उसमें कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मानवीकृत क्रियाओं की अगर कल्पना आप किसी प्राकृतिक या किसी निर्जीव वस्तु में करते हो तो उस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो आपके मानवीकृत अलंकार में लिखे जाते हैं। जैसे गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। अब देखो गुलाब कैसे खिलकर बोलेगा यार कि मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। तो ये इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, आपके मानवीकृत अलंकार होते हैं ना। तो इस प्रकार के अलंकार को मानवीकृत अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आपके अलंकार खत्म होते हैं। मैंने शब्द अलंकार और अर्थालंकार के सारे प्रकार बता दिए। हालांकि एग्जाम में ये दो ही अलंकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सर उभय अलंकार भी हमें आना चाहिए, उभय अलंकार भी आपको बताना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, उभय अलंकार सर समझा दो, तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अलंकार वाला पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो कमेंट में थोड़ा सा कुछ लिख देना कि हाँ सर आ रहा है समझ में, इतना सा कमेंट कर देना। बाकी न्यू व्यूअर्स से और यहाँ तक जुड़े हैं, आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। और फिर से एक बार आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। जय हिंदी।